Hello everyone, welcome back to C Aspirant and hope you are going good. So dear all CA फाइनल स्टूडेंट्स, आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस लॉज अपडेट किए हैं आईसीआई ने फॉर अपकमिंग दिसंबर एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन पेपर के लिए। तो इस पेपर के अंदर जो केस लॉज अपडेट किया आईसीआई ने, मैं उसके अंदर आपको बहुत ही छोटी समरी में दो केस लॉज हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन पे मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में और बिल्कुल क्रक्स बता रहा हूँ उसका क्या है। बस आप इसको सुनिएगा और इसको सुनने के बाद आपके एग्ज़ाम्स में ये कम से कम आठ नंबर का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि पहले अगर आपको पता हो सेक्शन 254 के अंदर एक केस था कि केस का मतलब ये था कि 254 सेक्शन में इनकम टैक्स में अपील रिवीजन के अंदर कि अगर एसएससी के डिमांड निकाली गई है, एसएससी की डिमांड निकाली गई है, ध्यान से सुनेंगे। असेसिंग ऑफिसर ने जो डिमांड निकाली गई थी तो उस डिमांड के रिस्पेक्ट में वो स्टे के लिए डिमांड के लिए स्टे पे डिमांड के लिए मतलब स्टे करवाने के लिए एप्लीकेशन कर सकता था आईटेट को, और करता भी था। ऑब्वियस सी बात है, एप्लीकेशन कर सकता है। 180 दिन के अंदर अंदर आईटेट उसको डिस्पोज ऑफ करेगा, 180 दिन के पीरियड के अंदर अंदर, ऐसा पहला प्रोविज़न है। लेकिन अगर 180 दिन में भी नहीं कर पाता तो 365 डेज़ का मैक्सिमम पीरियड होता है जिसमें उसको अपनी अपील डिस्पोज ऑफ करनी पड़ती है। अगर वो 365 दिन एक्सपायर हो जाते हैं और एसएससी के डिफ़ॉल्ट नहीं था, क्या बोल रहा हूँ, एसएससी का डिफ़ॉल्ट नहीं है अब डिले होने में, 365 दिन के अंदर अगर आईटेट ने अपील डिस्पोज ऑफ नहीं करी और एसएससी की डिफ़ॉल्ट के चलते नहीं है वो डिले, तो उसमें भी 365 डेज़ के अंदर आपका वो पीरियड जो स्टे का लिया गया था वो वैकेट माना जाएगा। लेकिन ये पहले प्रोविज़न थी, लेकिन केस लॉ में अपेक्स कोर्ट ने अमेंडमेंट करके डाल दिया कि अगर इवन दो एसएससी के डिफ़ॉल्ट के चलते अगर डिले हुई है आईटेट के अपील को डिस्पोज ऑफ करने में, क्या बोला मैंने, एसएससी के डिले के चलते अगर अपील डिस्पोज ऑफ करने में आईटेट ने डिले किया है तो भी 365 डेज़ एक्सपायर होने के बाद आपके डिमांड की जो स्टे थी उसको वैकेट मान लिया जाएगा। तो क्या क्रक्स निकला, पहले केस ये था कि अगर एसएससी के डिफ़ॉल्ट के चलते नहीं भी हो रहा था डिले तो भी 365 डेज़ पे स्टे हो रही थी, लेकिन अगर एसएससी के डिले होने के चलते डिस्पोज ऑफ अपील को करने में डिले हुआ है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी आपके 365 डेज़ पे भी आपके डिमांड के जो स्टे ली गई है डिमांड पर उसको वैकेट मान लिया जाएगा। दूसरी बात, जो दूसरा केस लो है, ये केस लॉस पेप्सी फूड के कंटेक्स्ट में आया है, डीसीआईटी वर्सेस पेप्सी फूड। दूसरा केस लो है इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीआईटी। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है, जैसा कि आपको जानते हो कि रॉयल्टी, इंटरेस्ट और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज ये नॉन रेजिडेंट्स को अगर मिलता है तो नॉन रेजिडेंट के हाथ में इसको टैक्स किया जाता है एज़ पर सेक्शन 9 के हिसाब से, इनकम डीम टू बी अक्रू और अराइज के सेक्शन 9, 5, 6, 7 के कंटेक्स्ट में। लेकिन रॉयल्टी का डेफिनेशन स्पेसिफिकली दिया गया है जिसमें बताया गया है कि रॉयल्टी का मतलब अगर कोई भी कॉपीराइट मैं राइट फॉर यूज़ या राइट टू यूज़ करने के लिए देता हूँ तो अल्टीमेटली उसको रॉयल्टी माना जाता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डाल दी है इन्होंने, मैं जो बातें बता रहा हूँ क्रक्स बता रहा हूँ, बिल्कुल इसका ध्यान रखेंगे कि अगर एक नॉन रेजिडेंट है, इस केस लॉ में क्या डिस्कस किया गया वो बता रहा हूँ। नॉन रेजिडेंट जो कि मैन्युफैक्चरर्स है या फिर सप्लायर है किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, और उसको उस केस में उसको डायरेक्टली किसी रेजिडेंट इन इंडिया या फिर किसी एंड यूज़र को डायरेक्टली सप्लाई किया गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। नंबर दूसरी बात, या कोई इंडियन कंपनी जो कि एज एन एजेंट बन के नॉन रेजिडेंट है फॉरेन कंपनी का, जो कि मैन्युफैक्चर है, सप्लायर है किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, उसका एजेंट बन के कोई डोमेस्टिक कंपनी सप्लाई करती है उस एंड यूज़र को या फिर रेजिडेंट इन इंडिया। या फिर तीसरी सिचुएशन जो कवर हो रखी है यहाँ पे कि जो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि एज ए वेंडर्स बन रहे हैं नॉन रेजिडेंट के, डिस्ट्रीब्यूटर जो कि वेंडर्स बन रहे हैं नॉन रेजिडेंट के, अगर वो सप्लायर और मैन्युफैक्चरर्स जो कि नॉन रेजिडेंट है उनसे परचेज करके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डायरेक्ट उनको सेल करते हैं, किनको सेल करते हैं,
इंडियन रेजिडेंट या फिर एंड यूज़र्स को, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन, इन ऑल सिचुएशन में इसको रॉयल्टी नहीं माना जाएगा, इसको रॉयल्टी नहीं माना जाएगा अगर इसके रिस्पेक्ट में ये पेमेंट की जा रही है। इसके रिस्पेक्ट में अगर कोई पेमेंट की जा रही है तो ये रॉयल्टी नहीं माना जाएगा और इनकम को डीम टू बी एक्रूडाइज नहीं बनाया जाएगा। मोर ओवर एक चीज़ और डाली है कि अगर पहले जैसा आपको पता ही है कि ये भी पहला ही प्रोविज़न है जो कि इसको अमेंड करके डाला इन्होंने कि अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ कोई हार्डवेयर एम्बेड किया गया है, दैट मीन्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ अगर एम्बेडेड किया गया है हार्डवेयर के साथ, तो उस सिचुएशन में उसके रेस्पेक्ट में अगर पेमेंट की जा रही है, अगर लमसम पेमेंट की जा रही है रॉयल्टी की, तो वो रॉयल्टी नहीं है। अगर लमसम पेमेंट किया जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में तो रॉयल्टी नहीं है। लेकिन अगर आपका इंस्टॉलमेंट बेसिस पे अगर पेमेंट किया जा रहा है तो वो रॉयल्टी माना जाएगा, तब उस केस में उसको डीम टू बी एक्रूडाइज बनाया जाएगा। ये इस सिंगल पॉइंट के लिए था, बाकी ऊपर वाले जो भी केसेस डिस्कस किया वो रॉयल्टी नहीं माना जाएगा। एपेक्स कोर्ट का अमेंडमेंट इसमें दे दिया गया है, एपेक्स कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व करके डिक्लेयर किया है। होप आपको ये सब पसंद आया होगा।